in the business Alicia currently excellent ability. I said that marketing, yeah, yeah, exactly. The report that happening in a का क्या खाना की खाने से लोग का दुनिया देखने को ये लोग चार एक रुपये हमें क्या वाले एक रुपये खाने एक रुपये एक रुपये अपने काम एक रुपये एक रुपया खाने 5 रुपये की हमें हर समय कॉस्ट 1 लाख दी है
ठीक है। जो हमेशा किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो पूछेगा आपको। तो इसमें सिंपल जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में देना है। रफ हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें दिया हुआ है कि माल की लागत जो हम वस्तु बेचे हैं उसका कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट कितना है? 1,20,000 रुपया का कॉस्ट है। अब बोला गया है इस सेल का क्या है? बिक्री मूल्य का 1/4। सेल का क्या है? 1/4 है। क्या है आपको? ग्रॉस लॉस। ये क्वेश्चन में बोला है कि ये लॉस है। ठीक है, यदि सेल पे दिया हुआ है 1/4, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सेल का कितना दिया हुआ था? 1/4 दिया हुआ था। तो ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है वो हमेशा लाभ या हानि होता है। क्या होता है? लाभ या हानि आपका होता है। ठीक है, सिंपल ध्यान रखेंगे। ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा? 1/4 या 1/3 जो भी दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाला लाभ या क्या होता है? हानि होता है। बट दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पे क्या बोला? हानि बोला। तो 1 रुपया क्या है? हानि है। यहाँ पे लाभ रहता तो लाभ हो जाता। और नीचे वाला पोर्शन हमेशा आपको यहाँ पे सेल लिखा हो तो सेल रहेगा। ठीक है, तो 4 रुपया का सेल है। कितना का सेल है? 4 रुपया का सेल है। और 1 रुपया का आपको क्या है? हानि है। तो अब कोई आपको पूछ देगा कि कॉस्ट बताइए, कॉस्ट कितना है? तो आपको पता है कि सेल प्लस लॉस, ठीक है, सेल प्लस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट होता है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? 5 रुपया आ जाएगा। अब इसी को हम लोग सिंपल इतना डिटेल में ना बता के सिंपल कर देंगे कि 1 रुपया का हानि था, 4 रुपया का सेल है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, हानि 1 रुपया, कॉस्ट ये निकल गया कॉस्ट का अमाउंट 1/5, सिंपल निकाल देंगे। ठीक है, इतना डिटेल में आप समझ लें कि कॉस्ट 5 कैसे आया था नीचे। सिंपल करना है, 1 रुपया हानि है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 1 रुपया ये हानि दिया हुआ था। हानि लिखा हो तो ऊपर वाला हानि होता है और नीचे आपको सेल पे दिया हुआ तो नीचे वाला सेल हो गया। ठीक है, ऊपर में हमेशा आपको हानि या लाभ होगा। जो क्वेश्चन में हानि रहेगा तो हानि मानेंगे। 4 रुपया का सेल किए थे और 1 रुपया हानि हो गया, तो कॉस्ट अपने को कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। और हानि तो 1 रुपया ही होगा। कॉस्ट पे आप निकालिए या सेल पे निकालिए, हानि तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कॉस्ट पे कितना हो गया? 1/5। तो कॉस्ट का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे? 1,20,000 रुपया ये दिया हुआ ना, जिसका 1/5 निकाल लेंगे हानि का। हानि जो मैंने ये बोल रहा है कि 1 रुपया का हानि 5 रुपए के कॉस्ट पे हो रहा है, तो हानि कितना हो जाएगा? आप इससे काट देंगे 24 × 20 से, तो हानि यहाँ से हानि निकल गया डायरेक्ट 24,000 रुपया। तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कॉस्ट आपके पास दिया हुआ था और विक्रय हानि आपको है, तो घटा देंगे 1,20,000 में से। सिंपल, समझ में आ गया होगा। और भी इस तरह के क्वेश्चन है, उसको आपको समझना है। सिर्फ इसमें जो समझने वाली पॉइंट था वो सिर्फ ये ध्यान रखना कि यदि आपको दिया हो रहा है बिक्री मूल्य का 1/4, बिक्री मूल्य का क्या बोला? 1/4, तो बिक्री मूल्य का 1/4, तो नीचे वाला पोर्शन हमेशा बिक्री मूल्य या क्रय मूल्य रहेगा तो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिक्री मूल्य आ गया। ऊपर हमेशा आपको लाभ या हानि होगा, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ था? हानि बोला हुआ। ठीक है, तो अपने को पता चल गया 1 रुपया का हानि है, 4 रुपया का आपका बिक्री मूल्य। तो कॉस्ट कितना का हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा 5 रुपया। तो इस पे भी हानि सेम 1 रुपया होगा, 1/5। यहाँ पे कॉस्ट का मान दिया हुआ था, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 1/5 जो कॉस्ट का निकल गया। हानि खत्म, निकल के आ जाएगा 24,000 रुपया हानि। हानि निकाल के आएगा क्योंकि 1/5 हानि था। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना था, तो कॉस्ट कॉस्ट प्लस हानि यहाँ पे हम लोग कर देंगे, तो आपको विक्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए, कॉस्ट प्लस हानि होगा या माइनस होगा? माइनस होगा, बिल्कुल। चलिए, ठीक है, तो कॉस्ट माइनस हानि कर देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य कम होगा तब ना। 10 रुपया का वस्तु था, 9 रुपया में बेच दिए तब ना हानि होगा आपको। ठीक है, तो हानि, कॉस्ट माइनस हानि कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो परसेंटेज का जो पोर्शन है 1/5, 1/3, हमेशा आपको किसी न किसी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बैठेगा कॉमर्स में, वो आएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको हम करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन में आपको बन जाता है। ठीक है, उसको फिर से अगली बार आएगा तो देख लीजिएगा, तो लंबा हो जाएगा ना। तो रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंदर स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। अब आपको बताना है कंजर्वेटिव के अंतर्गत रूढ़िवादिता सिद्धांत जो है उसमें आपको जो स्टॉक वैल्यूएशन है
और रूढ़िवादिता सिद्धांत में आपको स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो बाजार मूल्य पे करते हैं, लागत मूल्य पे, बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम हो या बाजार मूल्य लागत मूल्य जो भी अधिक हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो जो ये कंसेप्ट है इसमें दो पॉइंट को ध्यान रखना है। एक तो स्टॉक का जो मूल्यांकन है वो हम लोग मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो कम होता है उस पर करते हैं, और इसमें हम लोग भविष्य में यदि कोई हानि होने वाली है, ठीक है, संभावित हानि है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं। इसी कंसेप्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, रूढ़िवादिता के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोनों पॉइंट याद हो गया होगा आपको कि यदि हानि की संभावना है तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन करते हैं, जो कौन सा कंसेप्ट का रूढ़िवादिता का भी है। और इसी कंसेप्ट में ये भी बताया गया स्टॉक का मूल्यांकन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो दोनों में से कम होगा उसमें हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा स्टॉक का मूल्यांकन की बात कर रहा हूँ। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। एक कंपनी ने प्रपत्र जारी किया, 2000 अंश आवेदन आमंत्रित किया। कोई एक कंपनी है, इन्होंने क्या किया, 2000 शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, 3000 अंशों के लिए आवेदन आ गया। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे लोग थे, इन्होंने कितना आवेदन कर दिए, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, इन्होंने 3000 आवेदन कर दिया। कितना, 3000 आपका आवेदन कर दिया। अब आगे देखते हैं, इन्होंने 3000 के लिए आवेदन कर दिया, बट कंपनी ने क्या बोला कि कंपनी के पास शेयर है कितना, 2000 शेयर इशू करने का अथॉरिटी किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, 2400 अंशों के आवेदन पत्र पे समानुपात अंशों में आवंटन के यदि श्री रमेश को 40 अंक आवंटित हुए तो उन्होंने कितने अंशों के लिए आवेदन किया। यहाँ पे बोला जा रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन था कि 2000 शेयर इशू किया है कंपनी, बट जो आवेदन आ गया 3000 रुपये आ गए हैं, बट कंपनी ने क्या किया, 2400 जो अंश शेयर थे उसको आवेदन को समानुपात में इशू किया है, मतलब 2400 शेयर्स को इशू किया, बाकी को रिटर्न कर दिए। तो आपको कोई एक पर्सन है, ये आपको रमेश महाशय है, इन्होंने इनको आवंटित अलॉटमेंट कितना हो गया कंपनी से, 40 शेयर। ठीक है, तो इन्होंने आवेदन तो अधिक पे क्या होगा ना, आवेदन अधिक पे, क्योंकि 2400 जो आवेदन किए थे, ठीक है, उनको 2000 शेयर मिला। वही आपको पूछ रहा है कि इनको 40 शेयर आवंटित हुआ है, तो इन्होंने कितना आवेदन किया है वो बताना है। तो सिंपल ध्यान रखेंगे, कितना लोग आवंटित आवेदन दिया उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसको हम लोग साइड रखेंगे। अब देखेंगे कंपनी कितना शेयर देने वाला था, 2000 शेयर देगा। ठीक है, कितने पे देगा, 2400 पे। कितने पे, 2400 पे। और अलॉटमेंट इनको कितना हो गया, 40 हो गया। अब भागा दे देंगे। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से इधर कट जाएगा, और 12 दूनी को 24, 12 चौके 48, मतलब अलॉटमेंट इनको इसने आवेदन कितना पे किया था, सिंपल 48 पे। ठीक है, या तो एकक नियम से बनाना चाहेंगे तो उस पर भी हो जाएगा, बट सिंपल ध्यान रखेंगे, बेस हम लोग किसको रखते हैं, कंपनी जितना शेयर इशू किया है। ठीक है, इशू करने के लिए आया था, कितना इशू किया था, 2000 शेयर। कितना शेयर के प्रपोर्शन में, अनुपात कितना बना, 2400 में, और कितना 40 अंश के लिए था, तो 40 से भागा देंगे। ठीक है, चलिए, तो कितना आ गया, 1248, सी ऑप्शन आ गया। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल, नहीं तो ऐसे भी कर लेंगे ना। अपने को दिया हुआ आवंटित शेयर 2000 शेयर आवंटित करते हैं 2400 पे, मान लिया, चूंकि लिखते हैं ना जी, चूंकि 2000 शेयर 2400 पे, 2400 को आवंटित किया गया, तो एक शेयर के लिए 2400 बटा 2000, तो 40 शेयर के लिए आवंटित हुआ है, तो 2400 बटा 2000 गुना 40 करेंगे। फिर से काट के वही यही पोर्शन है, ये डायरेक्ट वाला पोर्शन था, एकक नियम से भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, आसान क्वेश्चन है। शीघ्र अनुपात यानी क्विक रेशियो दिया हुआ 1:5, कितना, 1:5 अनुपात 1 दिया हुआ है, तथा शीघ्र संपत्ति दिया हुआ 30,000, तो शीघ्र दायित्व आपको बताना है। तो नॉर्मली शीघ्र दायित्व के जगह पे दायित्व नहीं रखेंगे, शीघ्र दायित्व कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्यूक रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, क्यूक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। यहाँ पे शीघ्र दे दिया, टाइपिंग मिस्टेक है, उसी को मान लेंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अपने को दिया हुआ, इसमें अनुपात दिया हुआ क्यूक रेशियो का 1.5:1 इजिकल टू
करंट एसेट, मैंने क्विक एसेट्स दिया हुआ है ना, शीघ्र संपत्ति इसको कहते हैं। कितना दिया हुआ? 30,000, 30,000 दिया हुआ। करंट लायबिलिटी आपको कुछ नहीं दिया हुआ, आपको करंट लायबिलिटी पूछा, शीघ्र दायित्व आपको पूछा। अब इसको हटा देंगे, पॉइंट को हटा के इधर लाएंगे और 15 दूनी को 30, 2,000 और इधर पीछे पीछे गुना आ जाएगा तो करंट लायबिलिटी बराबर 20,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? इनोवेशन तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला याद करना था, मान को रखना है। तो शीघ्र अनुपात या क्यूक रेशियो शॉर्टकट में लिखता है, क्यूक रेशियो बराबर क्यूक एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और क्यूक एसेट्स कैसे निकालता है वो भी आपको पता होगा, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो क्यूक एसेट्स आपको निकल जाता है। नॉर्मली यहाँ पे क्यूक एसेट दिया हुआ है तो फॉर्मूले तो जरूरत नहीं है। क्यूक एसेट्स का जो निकालते हैं वो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देते हैं। कॉस्ट करेंगे तो स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस और माइनस। ठीक है, मतलब करंट एसेट्स में से स्टॉक घटा देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस घटा देते हैं। राइट आंसर इसका हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी संपत्ति है वो बताना है, यानी फिक्स एसेट्स की बात कर रहा है। फिक्स एसेट्स आपको बताना है, बैंक शेयर्स, निर्मित माल का स्टॉक, गुडविल और छोटे औजार, कहते को गुडविल कहते हैं। तो फिक्स एसेट क्या बनेगा? ये तो स्टॉक करंट, ये भी करंट है, ये भी करंट है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन। नॉर्मली आपको एसेट्स को दो भाग में आपको बांटा गया, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में। ध्यान रखिएगा, एसेट्स को दो भाग में बांटा गया है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स के अंतर्गत जो साल भर में आपको रिडीम कर लेते हैं उसको करंट एसेट्स कहते हैं। वैसी संपत्ति जो साल भर में हम लोग कैश में कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग टर्म की संपत्तियां होती है तो इसमें आपको आ जाएगा फर्नीचर्स, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। ठीक है, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब आपको नॉन करंट एसेट जिसको अस्थायी संपत्ति हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपको सी ऑप्शन राइट आंसर से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मिस्टर एक्स ने भूमि एवं भवन 28,80,000 रुपये में खरीदे, इसके बदले में बदले में 100 रुपये मूल्य का ऋण पर 4% छूट के साथ निर्गमित किया गया है, तो निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या बताना है। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल देखेंगे कि कितना का बिल्डिंग है, 28,80,000 का आपका बिल्डिंग है। और जो ऋण पर डिवेंचर्स इशू कर रहे थे वो 100 रुपया का था, बट इसको 4% हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिए? 4% डिस्काउंट दे दिए। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 4 रुपया का। तो एक्चुअल जो शेयर का वैल्यू हो गया वो 96 का हो गया। तो 96 से इसको भागा दे देंगे हम लोग, 96 से भागा देंगे तो आपको काटेंगे भागा देने के बाद तो आपको आ जाएगा 30,000 रुपया। भागा दीजिएगा तो 30,000 से कट जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं करना था इसमें, 28,80,000 का बिल्डिंग खरीदे थे, 100 रुपया का डिवेंचर था, उसको हम लोग 96 रुपया में दे रहे हैं, तो उससे भागा दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25%, सेम क्वेश्चन जो पीछे हमने आपको बता रखा, ठीक है, अच्छे से बताया था। लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का कितना है? 25% है, तो 25% को हम लोग भी में बदल लेंगे। 25% को भी में बदलते हैं तो 100 से भागा देते तो कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताया था ऊपर वाला भाग लाभ यहाँ नहीं होता, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? लाभ दिया हुआ। नीचे वाला आपको क्या दिया होता है? विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? विक्रय मूल्य लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब बताइए कि पूछा गया लागत पे, अब कॉस्ट आपको बताना था, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1 रुपया का लाभ है, क्या है? 1 रुपया का लाभ है, 1 रुपया का लाभ है और 4 रुपया का आपका विक्रय मूल्य है। तो कॉस्ट निकालेंगे तो घटा देंगे ना, कॉस्ट वाला है सेल माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया? कॉस्ट आ गया 3, हमेशा प्रॉफिट या जो भी है वो सेम हो जाएगा तो बन जाएगा। तो 1/3 इसमें कौन सा आ जाएगा? डी आएगा ना। अब इसको परसेंटेज में करना तो आप 100 से भागा दे दीजिए, परसेंटेज में तो 100 से भागा दीजिए, 1/3 आपको ये आएगा 33,99
1/3। तो डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाली पोर्शन आपको सही जाएगा। कभी भी लंबा क्वेश्चन है, शॉर्टकट ठीक से देखते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में लाभ या हानि रहेगा तो ऊपर वाला पोर्शन को लाभ या, लेकिन भिन्न में बदल लेना, परसेंटेज दिया रहेगा उसको भिन्न में बदल लेंगे पहले। तो 25% को 1/4 हम लोग बदल लेते हैं, 25 100 से भागा देकर, तो 4 रुपया भी क्रयमूल है, 1 रुपया लाभ है। तो आपको क्रयमूल निकालना था, यानी कॉस्ट निकालना है। तो विक्रयमूल माइनस प्रॉफिट इजिकल टू कॉस्ट होता है, तो वो 3 आ गया, तो 3 इधर आ गया और 1 आपको आइडेंटिटी सेम लाख देना है, जो भी रहेगा। ठीक है, लाभ जो रहेगा वो ही रहता है हमेशा, कॉस्ट पे भी उतना ही लाभ होगा, सेल पे भी उतना ही लाभ होता है। तो डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 9, मूल वृद्धि के समय स्कंद मूल के किस तरीके के अंतर्गत चालू संपत्ति को निचले मूल पे मूल्यांकन होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, साधारण औसत विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि मूल्य इंक्रीजमेंट होला और स्टॉक मूल्यांकन के किस तरीके के अंतर्गत चालू संपत्ति का करंट एसेट्स का निचले मूल पे हम लोग मूल्यांकन होगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान रखिएगा। मूल वृद्धि के समय जब स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं, चालू संपत्ति को हम लोग निचले मूल पर मूल्यांकन होगा, उस समय क्या कहते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट का यूज करते हैं। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। बैंक अधिविकासन को वर्गीकृत करना चाहिए चालू संपत्ति में, चालू दायित्व में, चालू अस्थायी संपत्ति और अस्थायी दायित्व में। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। पीछे वाले क्वेश्चंस में भी हमने आपको बता रखा, आसान आसान क्वेश्चंस आपको आएंगे, बट वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। बैंक अधिविकासन को वर्गीकृत करना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कमेंट आया, चालू दायित्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले, यानी टैक्स असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाले वर्ष, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को क्या कहते हैं? टैक्स असेसमेंट ईयर, यानी जो अभी मान लेते हैं कि 2024 अभी चल रहा है, तो 24-25 आपको टैक्स असेसमेंट ईयर है, तो इसको पीछे वाले साल, ठीक है, यानी 23 और 24 मार्च में समाप्त होगा ना, तो 23 और 24 आपको क्या हो जाएगा? गत वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गत वर्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से गत वर्ष कहते हैं, ध्यान में रखना। चलिए, उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कि जिनको कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑडियो वीडियो या क्वेश्चन को समझने में दिक्कत रहेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपको अपडेट के साथ आए। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा टाइमिंग ले रहे हैं। अभी फिलहाल आपकी टीआरई जो 3 है वो डेट अभी पोस्टपोन्ड है, तो उम्मीद करते हैं 2 मंथ है, इसलिए थोड़ा स्लो है। उम्मीद करते हैं इस दरमियान हम क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझा पाए, जिससे एग्जाम में अच्छे से बना पाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय आपके लिए।